हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेयर। एजुकेयर में आपका स्वागत है। आज है 25 मई और 25 मई के जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनेंगे सभी को हम डिटेल में जानेंगे। साथ में उनसे रिलेटेड जो पिछली न्यूज़ रही थी उनको भी साथ में रिवाइज करते हुए चलेंगे, उनको भी साथ में पैरेलल कवर करते हुए चलेंगे। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए खास इंपॉर्टेंट सेशन है। बढ़ते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ है महांगर विलेज ऑफ द महाराष्ट्र बिकेम फर्स्ट विलेज ऑफ हनी। फर्स्ट विलेज ऑफ हनी का क्या मतलब हुआ? देखिए, एक संस्था है केवीआईसी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। केवीआईसी ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम है विलेज ऑफ हनी स्कीम। विलेज ऑफ हनी स्कीम का मतलब है कि गाँव में बी कीपिंग को बढ़ावा देना, मधुपालन को बढ़ावा देना, मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना और लोगों में जॉब क्रिएट करना, गाँव में जॉब क्रिएट करना, ये इस स्कीम का मकसद था। और इसी स्कीम को देखते हुए पहले जो महाराष्ट्र का जो गांव है महांगार, यहाँ पे पहला विलेज ऑफ हनी डिक्लेयर किया है। यानी यहाँ पे मधु पालन हाई क्वांटिटी में होगा। हालांकि पहले से भी हो रहा है क्योंकि महांगार में हर 100 घर में से 80 घर तो सिर्फ बी कीपिंग में ही इन्वॉल्व है। हर 100 घर में से 80 घर तो बी कीपिंग में इन्वॉल्व है। तो महाराष्ट्र का पहला जो गाँव बन गया वह है महांगार, जो कि महाराष्ट्र में है। न केवल महाराष्ट्र का बल्कि इंडिया का पहला विलेज ऑफ हनी बन गया है महांगार। इसे याद करने की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बी को बोलते हैं हिंदी में मधुमक्खी, तो मधुमक्खी का घर मान मीन्स मधु, घर मीन्स घर, मधुमक्खी का घर मान घर। तो इसे ऐसे याद कर सकते हैं, आपको ये इजी रहेगा। और मधुमक्खी महाराष्ट्र, ये मधुमक्खी से महाराष्ट्र भी याद कर सकते हैं। और महाराष्ट्र गाँव महांगार, यहाँ पे इसे पहला विलेज ऑफ हनी डिक्लेयर किया है। और यहाँ पे रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाएगा, वहाँ के लोगों में जॉब क्रिएट की जाएगी, ये मकसद इस स्कीम का। और मांगहार को हिंदी में मधाचे गांव भी बोला जाता है, मधाचे गांव। और ये जो मांगहार है ये सितारा डिस्ट्रिक्ट में आता है। सितारा डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहीं पे गांव पड़ता है। तो इतना आप याद रखिए। और एक जो मानघार है ये महाबलेश्वर टाउन में आता है। महाबलेश्वर टाउन देश का सबसे बड़ा हनी प्रोड्यूसिंग पैलेस है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हनी प्रोड्यूस होता है। तो वह कौन सा है? महाबलेश्वर टाउन, जो कि महाराष्ट्र का है। और पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हनी कहाँ प्रोड्यूस होता है? चाइना में सबसे ज़्यादा हनी प्रोड्यूस होता है। महाबलेश्वर में इंडिया का, जिसे स्ट्रॉबेरी सिटी भी कहा जाता है, महाबलेश्वर को। तो ये भी आप साथ में याद रखिए। और रिसेंटली केवीआईसी की बात करें तो केवीआईसी ने रिसेंटली एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी को इनवील किया है न्यू दिल्ली में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी, जो कि पहला ऐसा इनिशिएटिव है जिसे लॉन्च किया है केवीआईसी ने। और केवीआईसी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंतर्गत आती है और एमएसएमई मिनिस्टर नारायण राणे। अगला प्रश्न, दिल्ली गवर्नमेंट इंडक्ट्स 2 रोबोट्स इन देयर फायर फाइटिंग फ्लीट। देखिए, रोबोट्स का रोल काफ़ी बढ़ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। और हालांकि जॉब को लॉस हो रहा है, ये अलग बात है। लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहां पे हमें रोबोट की सख्त आवश्यकता है, जिसमें से एक है फायर फाइटिंग। आग है, किसी ऐसी जगह आग लगी है जहां पे ह्यूमंस का पहुंचना नामुमकिन है, मुश्किल है, और वहां पे पहुंच भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं मौत या मृत्यु को सामना करना पड़ जाता है उस फायर के कारण। तो रोबोट्स क्या करेंगे? देखिए, जो छोटी छोटी गलियाँ होती है, छोटे छोटे जो वेयर हाउस होते हैं, बेसमेंट्स होते हैं, जो स्टेट सीढ़ियाँ होती है, फॉरेस्ट जंगल होते हैं, जहाँ पे जो फायर फाइटिंग से गाड़ी नहीं जा सकती या फिर उनकी जो ट्रक है वह नहीं जा सकता, उन जगह पर रोबोट के जो छोटे छोटे रोबोट्स होंगे वह वहाँ जाएंगे और फायर फाइटिंग को रोकेंगे। और इनकी जो फायर फाइटिंग है न केवल वह छोटी जगह जा पाएंगे बल्कि इनकी पानी की जो स्पीड है वह भी तेज़ रहेगी, जल्दी से ये फायर को कंट्रोल कर लेंगे। तो एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा पहला स्टेट यूटी बन गया है जिसने फायर फाइटिंग में रोबोट्स को इंक्लूड किया है, तो आंसर होगा दिल्ली ने इसे इंक्लूड किया है। तो ये आप याद रखिए। और इनके पानी की क्षमता जो कि 2400 लीटर पर मिनट है। और जो एक इसमें यह है कि जो रोबोट्स को 300 मीटर की दूरी पर कंट्रोल किया जा सकता है। अगर रोबोट यहाँ पे है, फायर यहाँ पे लग रही है, तो इसके 300 मीटर की दूरी पर यहाँ पे रिमोट से इसे कंट्रोल किया जा सकता है 300 मीटर की दूरी से। तो ये अच्छा है कि फायर के पास नहीं भी जाना पड़ता है और काम भी हो जाता है। तो याद रखिए, 2 रोबोट्स ये स्टार्टिंग फेज़ है, बाकी धीरे धीरे बाद में ये ट्रायल बेसिस पे है, फिर बाद में और भी इंक्लूड कर ली जाएंगे।
दिल्ली गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक स्टार्टअप पॉलिसी भी लॉन्च की है जिसमें 15,000 स्टार्टअप्स को 2030 तक उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे 2030 तक। और रिसेंटली न्यू दिल्ली में 7th राइसीना डायलॉग भी होस्ट हुआ था जिसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने होस्ट किया था। और 7th नंबर का ही इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फार्मा मेडिकल डिवाइसेज जो कि 2022 एडिशन था वह भी न्यू दिल्ली में ही आयोजित हुआ था। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेज, इसका भी 7th एडिशन था। अगली न्यूज़ है उत्तराखंड गवर्नमेंट साइंस MOU विद BPCL फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL के साथ MOU किसने साइन किया है? उत्तराखंड ने साइन किया। इसका MOU जो साइन किया है इसका रिन्यूएबल एनर्जी के लिए किया है हालांकि, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी में भी जो हिली स्टेट से हिली जगह हैं वहाँ पर सोलर इंस्टॉल करने का मेन मकसद है इस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स का। जो हिली जगह हैं वहाँ पर सोलर एनर्जी इंस्टॉल की जाएगी BPCL के द्वारा, और कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो इतना आप याद रखिए। अगली न्यूज़, ग्रीनको ग्रुप इज सेट अप वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज। सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने वाला प्रोजेक्ट कौन ला रहा है? गेनका ग्रुप। कौन ला रहा है? गेनका ग्रुप। और ला कहाँ रहा है? ये ला रहा है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश के भी कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में ये सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोरेज करने वाला प्रोजेक्ट लाया जा रहा है ग्रीनको ग्रुप के द्वारा। इस प्रोजेक्ट की एक खास बात क्या है? इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि ये तो पहले तो दुनिया का सबसे बड़ा एक रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट है, प्लस ये इंटीग्रेटेड एनर्जी स्टोरेज है। इंटीग्रेटेड क्या मतलब हुआ? सोलर एनर्जी भी स्टोर करेगा और विंड एनर्जी भी स्टोर करेगा, दोनों एनर्जी को एक ही जगह स्टोर करेगा। ये है इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट, और ये है 5,230 मेगावाट का, यानी सबसे बड़ा स्टोरेज कहाँ लाया जा रहा है? आंध्र प्रदेश में। किस डिस्ट्रिक्ट में? कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में। और ये कहाँ पर है? कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। और ला कौन सी कंपनी रही है? ग्रीनको ग्रुप जो कि एक इंडियाई कंपनी है और यही इसे ला रही है। तो इतना आप याद रखिए, और ये 2023 के लास्ट क्वार्टर तक ये चालू हो जाएगा। अभी प्रोजेक्ट इस पे वर्क इन प्रोग्रेस है, तो इतना आप याद रखिए। ग्रीनको ग्रुप जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, इंडिया की ही कंपनी है, हैदराबाद में ग्रीनको का हेडक्वार्टर है, इतना आप याद रखिए। रिसेंटली आंध्र प्रदेश में हेल्थ क्लाउड इंस्टॉल किया गया, और हेल्थ क्लाउड किसके द्वारा इंस्टॉल किया गया? रेलटेल के द्वारा। रेलवे का टेलीकॉम जो सेक्टर है जो फ्री वाईफाई प्रोवाइड कराने का काम करता है रेलवे स्टेशन पर, इसी ने इंस्टॉल किया है हेल्थ क्लाउड आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। और हैदराबाद में पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब भी यानी का इनॉग्रेशन हुआ है। फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टेड सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन। सियोल जो कि साउथ कोरिया की कैपिटल है, और यहीं पे एक फॉरेस्ट डिक्लेरेशन हुआ था, और इसी को बोलते हैं सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन। अच्छा, सियोल एग्जाम में प्रश्न क्या फ्रेम होगा? फ्रेम ये से होगा कि सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन जो कि रिसेंटली साइन हुआ है ये किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया है? तो फिर हमारा आंसर बनेगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO के द्वारा इसे डिक्लेयर किया है, इसके द्वारा इसे फ्रेम किया है। इसका पर्पज़ है कि आने वाले समय में यानी 2030 तक फॉरेस्ट में और जो डिग्रेडेड लैंड है इस पे जो इन्वेस्टमेंट है उसको 3 गुना करने की ज़रूरत है। 2030 तक फॉरेस्ट का जो इन्वेस्टमेंट है उसको 3 गुना करने की ज़रूरत है, तब तो हम ग्लोबल वार्मिंग और जो टेम्परेचर है 1.5 डिग्री से जो हाई हो रहा है उसको, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे, वरना पॉसिबल नहीं होगा। ये है सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन का मेन पर्पज़। और जो सियोल डिक्लेरेशन है ये हुआ था 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस, यानी ये समिट आयोजित कराई गई थी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। प्रश्न ऐसे भी फ्रेम हो सकता है कि FAO के द्वारा सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन डिक्लेयर किस समिट में किया गया? तो आंसर होगा वर्ल्ड फॉरेस्ट कांग्रेस समिट में, जो कि 15th एडिशन था, इसी में इसे अडॉप्ट किया गया था। 141 कंट्रीज इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो ये भी याद रखिए। और इसकी थीम जो कि ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट बनती नहीं, लेकिन आप एक बार के लिए याद रख लीजिए, बिल्डिंग ए ग्रीन हेल्दी एंड रेजिलियंट फ्यूचर विथ फॉरेस्ट्स, ये इसकी थीम है, जस्ट मगअप। और रिसेंटली FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है और जिसके डायरेक्टर जनरल है क्यू
डोंगयू, और इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी जिसका नाम है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2022, जिसमें कहा है कि 10% पिछले 30 सालों में 10% फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया है। अगली न्यूज़ है ट्विन साइक्लोन असानी इन बे ऑफ बंगाल एंड साइक्लोन करीम इन इंडियन ओशियन आर एक्टिव। देखिए कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि साइक्लोन असानी जो कि बे ऑफ बंगाल में है और इसने सबसे पहले ओडिशा को हिट किया था, ये मैंने आपको बताया। ओडिशा और कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश को इसने हिट किया था। लेकिन अब एक और साइक्लोन जो कि ये भी एक्टिव है और ये भी एक्टिव है, साइक्लोन करीम। और साइक्लोन करीम कहाँ पर आ रहा है? इंडियन ओशियन में। देखिए ये है हमारा प्यारा भारत देश, समझ लीजिए, और अब ये है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे आ रहा है असानी, और ये किस तरफ हो रहा है? इसे इस तरफ। और फिर ये आ रहा है यहाँ पे, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया जो कि इंडियन ओशियन का ये जो पार्ट है ये तो है इंडियन ओशियन का पार्ट, ये तो है इंडियन ओशियन, ये तो है पैसिफिक ओशियन, और ये है इंडियन ओशियन, ये है इंडियन ओशियन। ये इधर आ रहा है, तो ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है। जो दोनों को जो बीच में आपस में रिवर्स जो साइक्लोन होते हैं उन्हें बोलते हैं ट्विन साइक्लोन। एक इधर और एक इधर, दोनों टकरा रहे हैं, ये है ट्विन साइक्लोन। और ये ट्विन साइक्लोन जिनका दोनों का नाम क्या है? साइक्लोन असानी और साइक्लोन करीम। जो इंडियन ओशियंस में आ रहा है वह है साइक्लोन करीम जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास में आ रहा है, और इंडिया के पास में यानी बे ऑफ बंगाल जो कि साइक्लोन असानी है वह आ रहा है। इनका ये भी याद रखिए कि साइक्लोन असानी जो कि श्रीलंका के द्वारा नाम दिया गया था, और साइक्लोन करीम जो कि सेशल्स के द्वारा नाम दिया गया है। इतना आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है ओमान्स कॉमर्स मिनिस्टर क्वाइस बिन मोहम्मद अल यूसुफ विजिटेड इंडिया। अभी ये विजिट में थे इंडिया की, क्वाइस बिन मोहम्मद अल यूसुफ। और ये याद रखिए, एग्जाम में प्रश्न सिंपल ये फ्रेम होगा कि रिसेंटली ओमान के कॉमर्स मिनिस्टर जो कि इंडिया में विजिट थे, उनका क्या नाम है? सिंपल आपको आंसर करना है, क्वाइस बिन मोहम्मद अल यूसुफ, ये उनका नाम है। और ओमान की बात करें तो ओमान की कैपिटल क्या है और ओमान की करेंसी क्या है, ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। और ओमान रिसेंटली 10th समिट हुई थी इंडिया और ओमान के बीच, जिसे होस्ट किया था, जिसे ऑर्गेनाइज करवाया था फिक्की के द्वारा। और इसी के दौरान क्वाइस बिन मोहम्मद अल यूसुफ जो कि ओमान के कॉमर्स मिनिस्टर है, ये विजिट पे थे, जो कि न्यू दिल्ली में आयोजित हुई थी। दोनों का मकसद है दोनों देशों में इकोनॉमिक टाइज को बढ़ावा देना, ये इसका मकसद है। रिसेंटली फिक्की ने एक और कॉन्फ्रेंस आयोजित करवाई थी जिसका नाम है इंटरनेशनल क्रूज़ कॉन्फ्रेंस 2022, और जो कि मुंबई में हेल्ड हुई थी। और इसका जो मैस्कॉट है वह मैस्कॉट था कैप्टन क्रूज़ो। ये इंपॉर्टेंट बनता है, कैप्टन क्रूज़ो, ये इसका मैस्कॉट था। और आयोजित किसने करवाया था? फिक्की ने इसे आयोजित करवाया था। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है आरबीआई आस्क्ड बैंक टू प्रोवाइड द ऑप्शन ऑफ इंटरऑपरेटेबल कार्डलेस कार्ड विड्रॉवल एट देयर एटीएम स्कीम। देखिए एटीएम से कार्ड लगाकर कार्ड स्विप करके हम पेमेंट निकाल लेते हैं, लेकिन आरबीआई का कहना है कि बिना कार्ड के पेमेंट सुविधा लाई जाए, अपने मोबाइल से, ओटीपी से और कैसे भी फिंगरप्रिंट से कैसे भी ये सिस्टम लाया जाए और कार्डलेस एटीएम सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाए। इससे क्या होगा कि एटीएम स्किमिंग, कार्ड क्लोनिंग और डिवाइस टेम्परिंग, ये जो चीज़ें हो रही है इन्हें रोका जा सके। स्किमिंग मतलब आपके कार्ड नंबर्स को चोरी करना, और कार्ड क्लोनिंग यानी आपके जैसे कार्ड दूसरा बना लेना, कार्ड नंबर चोरी करके, पिन नंबर चोरी करके, और डिवाइस टेम्परिंग यानी डिवाइस को ही हैक कर लेना, डिवाइस को अपने हाथ में कंट्रोल कर लेना, एटीएम को पूरा अपनी तरफ कंट्रोल कर लेना और चाहे जैसे एक्टिविटी कर लेना। ये सारी चीज़ें रुक जाएगी अगर इंटरऑपरेबल कार्ड लेस कैश विड्रॉवल सिस्टम अगर लाया जाए। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा? देखिए क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होगा कि रिसेंटली आरबीआई ने ICCW के रिगार्डिंग रूल्स जारी किए हैं। आपको बताना है कि ICC में C का क्या मतलब है, W का क्या मतलब है, I का क्या मतलब है। तो आपको ये फुल फॉर्म कंप्लीट आपको याद रखनी जरूरी है, स्पेशली बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। रिसेंटली आरबीआई ने एक और चीज़ में न्यूज़ में था कि इन्होंने आरबीआई अलाउज एक्सपोर्टर्स टू सेटल ट्रेड ट्रांजैक्शन विद श्रीलंका इन INR। श्रीलंका, देखिए श्रीलंका क्राइसिस फेस कर रहा है, ये आप सभी को पता है, और
इंडियन जो बायर्स, इंडियन जो एक्सपोर्टर थे जो श्रीलंका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब श्रीलंका इनको पेमेंट देता है डॉलर में या किसी और करेंसी में। लेकिन अब गवर्नमेंट आरबीआई ने ये कहा है कि आप श्रीलंका से, जो श्रीलंका को लोन दिया गया इंडिया के द्वारा, और फिर श्रीलंका जो पेमेंट कर रहा है अगर इंडियन रुपये में कर रहा है तो आप इसे ले लीजिए, इंडियन रुपये में आप एक्सेप्ट कर लीजिए। इससे ठीक है, इंडियन एक्सपोर्टर्स को भी फ़ायदा होगा और श्रीलंका को भी फ़ायदा ही है ओवरऑल। ठीक है, हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं आ रही, लेकिन क्राइसिस को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है आरबीआई के द्वारा। रिसेंटली आरबीआई में एक न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है, न्यू मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और जिनका नाम है डॉक्टर राजीव रंजन को एमपीसी कमेटी के मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है। और रिसेंटली आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के रिगार्डिंग रूल्स भी जारी किए थे, जो अप्लाई कब से होंगे, 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022 से ये अप्लाई होंगे। अगली न्यूज़, आरबीएल बैंक टाइज अप विद अमेजोन पे टू ऑफर यूपीआई पेमेंट सर्विसेज। सिंपल, अमेजोन पे यूपीआई सर्विसेज करना चाहता है तो अब यूपीआई सर्विसेज कौन देगा, आरबीएल बैंक अमेजोन पे पर यूपीआई सर्विसेज देगा। और यूपीआई की बात करें तो यूपीआई कब लाया गया था पहली बार, तो यूपीआई आया था 11 अप्रैल 2016, 2016 में यूपीआई आया था, 11 अप्रैल 2016 में। और ये किसके अंडर काम करता है, एनपीसीआई के अंडर काम करता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन इन दोनों ने मिलकर बनाया था एनपीसीआई, और एनपीसीआई के अंडर काम करता है यूपीआई। और यूपीआई की स्थापना हुई थी 2016 में, 11 अप्रैल 2016 में, और एनपीसीआई की स्थापना हुई थी 2008 में। और यूपीआई के मामले में सबसे टॉप बैंक जो है वह है पेटीएम पेमेंट बैंक। सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई से पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा किया जाता है। और अगर किस एप्लीकेशन के द्वारा किया जाता है तो आंसर होगा फ़ोनपे के द्वारा सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन किया जाता है। और अप्रैल 2022 में आज तक का सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है। अप्रैल 2022 में हुआ था, ये याद रखिए। आरबीएल बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना यानी इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। स्थापना काफ़ी इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और टैगलाइन है अपनों का बैंक इसकी टैगलाइन है, याद रखिए, अपनों का बैंक। अगली न्यूज़ है, एचडीएफसी बैंक रोल्ड आउट ए स्पॉट ऑफर ऑन व्हाट्सएप। देखिए, व्हाट्सएप के द्वारा आप लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, एचडीएफसी के स्पॉट ऑफर से जाइए और आप तुरंत लोन ले लीजिए। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, सैलरी प्राप्त होती है आपको, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में है, रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में, आप एचडीएफसी विदिन 2 मिनट के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाएगी लोन की। यह है स्पॉट ऑफर ऑन व्हाट्सएप, एचडीएफसी देगा आपको अगर आप सैलरीड पर्सन है। 24/7 हार्स फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। रिसेंटली एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, वह पहली इंश्योरेंस कंपनी बन गई है जिसने यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल्स फॉर रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट पीआरआई को ज्वाइन किया है। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने। और पे एज यू ड्राइव प्रोग्राम भी एचडीएफसी इर्गो जनरल इंश्योरेंस ने इसे लॉन्च किया है, पे एज यू ड्राइव। और 30 मिनट एक्सप्रेस कार लोन ये एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है, 30 मिनट एक्सप्रेस कार लोन। पढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप कंप्लीट्स फर्स्ट टेस्ट। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये न केवल एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ जैसे नासा के द्वारा ही नहीं, बल्कि 3 से 4 इवन मोर देन 4 इंटरनेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल है, जैसे कनाडा की स्पेस, रसिया की, चाइना की, जापान की, ये सारी इसमें इन्वॉल्व है। और दुनिया का सबसे बड़ा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया गया और इसका पहला टेस्ट है वह कंप्लीट किया है। पहला टेस्ट में क्या इंक्लूड है? पहले टेस्ट में इंक्लूड है कि जो भी स्पेस में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको ट्रैक करेगा ये टेलीस्कोप, और इसका जो पहला ट्रायल है वह कंप्लीट हो गया है। आप याद रखिए, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो कि 2021 में इसे लॉन्च किया गया था, और ये सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। ये ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप है। ऑब्जर्वेटरी मीन्स वहाँ पे आप मतलब शोध कर सकते हैं, वहाँ पे आप साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं, अंतरिक्ष के मामले में जान सकते हैं। और टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप
का मकसद ही यही है कि जब से बिग बैंग हुआ है उसके बाद, जो कि 20,000 करोड़ 20 करोड़ साल पहले हुआ था, यानी 200 मिलियन ईयर्स एगो जो बिग बैंग हुआ था, उसके बाद स्पेस में क्या क्या बदलाव हुआ है, इस चीज़ को जानने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बनाया गया है और इसका मकसद ये है। और अगर हम नासा की बात करें तो नासा में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है सिंथिया रोसेंजवेज, जिन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2022 दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2020 किसे दिया गया है? सिंथिया रोसेंजवेज को। और नासा का एक जो लैंडर है वो न्यूज़ में था जिसका नाम है इनसाइट लैंडर। और इनसाइट लैंडर ने मार्स पर सबसे बड़ा मार्स क्वेक यानी सबसे बड़ा क्वेक को डिटेक्ट किया है। किसने? इनसाइट लैंडर ने। अगली न्यूज़, कलाम 100 इंजन ए सॉलिड फ्यूल बेस्ड इंजन सक्सेसफुली टेस्टिफाइड बाय स्काईरूट एरोस्पेस। स्काईरूट एरोस्पेस एक स्टार्टअप है जो कि हैदराबाद का है, हैदराबाद बेस्ड एक स्टार्टअप है और इसने कलाम 100 इंजन को सक्सेसफुली टेस्टिफाइड किया है। और इसकी खास बात यह है कि ये सॉलिड फ्यूल बेस्ड इंजन है, ये लिक्विड फ्यूल बेस्ड नहीं है, ये सॉलिड फ्यूल बेस्ड है। सॉलिड फ्यूल बेस्ड, लिक्विड तो आपको पता है पेट्रोल हो गया और इससे सिमिलर जितनी भी चीज़ें होती है जो लिक्विड होती है वो होती है लिक्विड। और ये जो सॉलिड फ्यूल है, ये सॉलिड फ्यूल हो गया, जैसे कोल हो गया, जैसे वुड हो गया, ये चीज़ जो लकड़ी, ये चीज़ें होती है वो होती है सॉलिड फ्यूल। और सॉलिड फ्यूल बेस्ड जो इंजन है कलाम 100 इंजन, इसे सक्सेसफुली किसने टेस्ट फायर किया है? जिसका नाम है स्काईरूट एरोस्पेस। और जो एरोस्पेस है ये है हैदराबाद की है। इसमें एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बनती है, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ से मुझे खास लग नहीं रही, लेकिन फिर भी एक बार के लिए आप याद रखिए, ये इंजन है, ये विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया, विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल से इसे लॉन्च किया गया है, ये आप याद रखिए। अगली न्यूज़, The 42nd meeting of the Executive Committee of National Mission for Clean Ganga held recently। National Mission for Clean Ganga का मकसद है गंगा को क्लीन रखना, गंगा के वाटर बॉडीज़ को एक मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का। और इसकी 42nd मीटिंग रिसेंटली आयोजित हुई थी और इस मीटिंग के दौरान 11 प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया गया जिसकी कॉस्ट बनी है 660 करोड़। तो आपको कुछ खास याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी एक बार के लिए आप याद रखिए, एग्जाम में पूछ ही ली कि 11 प्रोजेक्ट रिसेंटली 42nd मीटिंग में हुआ तो वो कितने अमाउंट का था? तो 660 करोड़ रुपये अप्रूव किए गए। इसमें इंपॉर्टेंट ये बनता है कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा लॉन्च कब किया गया? तो ये 2014 में इसे लॉन्च किया गया था। और इसके अभी प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल कौन है? जी अशोक कुमार, क्योंकि इन्होंने ही इस मीटिंग की चेयरमैनशिप की थी, इन्होंने इसे हेड किया था। जी अशोक कुमार NMCG के डायरेक्टर जनरल है, इतना आप याद रखिए। अगली न्यूज़, वर्ल्ड बी डे 2022 ऑब्जर्व ऑन 20 में। हर साल 20 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड बी डे, अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। और इस साल की जो थीम है वह है बी एंगेज्ड। आप सिंपल इतना याद रखिए, बी एंगेज्ड, मधुमक्खी एंगेज्ड, बी का मतलब मधुमक्खी ही। और सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ द बीज एंड कीपिंग सिस्टम। तो बी कीपिंग सिस्टम और इसकी डाइवर्सिटीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए ये मनाया जाता है, तो इसकी थीम में ही इसका नाम छिपा है, इसका मकसद छिपा हुआ है। और इसे पहली बार कब ऑब्जर्व किया था? 20 मई 2018, यानी 2018 से इसे हर साल ऑब्जर्व किया जा रहा है, हर साल 2018 से इसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। याद रखिए वर्ल्ड बी डे, और इतना आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ में। अगली न्यूज़ है नासा एंड बोइंग रिसेंटली लॉन्च्ड द स्टारलाइनर स्पेस कैप्सूल टू कैरी एस्ट्रोनॉट्स, यानी जो अंतरिक्ष यात्री है उनको स्पेस में ले जाने के लिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में घुमाने के लिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी एक ह्यूमन इंसानों द्वारा बनाया गया स्टेशन है जो कि अंतरिक्ष में है, और वहाँ पे भी ऑब्जर्वेटरी और लेबोरेटरीज इन चीज़ों का काम होता है। और इसे भी मल्टीपल इंटरनेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो अलग अलग देशों की है उन्होंने इसे बनाया है। और नासा और बोइंग का जो मकसद है वह है एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में घुमाना, वहाँ पे उन्हें ट्रेवल कराना, ये है नासा और बोइंग का पर्पज़। और इसी के लिए स्टारलाइनर स्पेस कैप्सूल रिसेंटली लॉन्च किया है दोनों ने मिलकर। और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वह लो अर्थ ऑर्बिट में है और इसे 1998 में बनाया गया था। 1998 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना हुई थी, तो ये याद रखिए। तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए, बैंकिंग से रिलेटेड जो हर एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 26
मैं के करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए गुड बाय।